नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रमाकांत अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद। आज मैं आप लोगों को मजदूरी निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत के बारे में व्याख्यान दूंगा। यह बीए फर्स्ट ईयर के माइक्रो इकोनॉमिक्स के 4th यूनिट का सिलेबस है। मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत जानने से पहले हम सबसे पहले मजदूरी का अर्थ क्या है यह जानेंगे। तो श्रमिकों को उनकी सेवाओं के बदले में जो पुरस्कार दिया जाता है उसे ही मजदूरी कहा जाता है। अर्थशास्त्र में प्रायः मजदूरी शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। पहला व्यष्टि दृष्टिकोण से और दूसरा समष्टि दृष्टिकोण से। व्यष्टि दृष्टिकोण में मजदूरी वह भुगतान है जो एक फर्म द्वारा एक श्रमिक को उनकी सेवाओं के बदले में मुद्रा के रूप में फर्म प्रदान करती है। और समष्टि अर्थ में मजदूरी का अर्थ है राष्ट्रीय आय का वह भाग जो श्रम के प्रतिफल के रूप में दिया जाता है, उसे हम मजदूरी कहते हैं। आप लोगों को मालूम है कि राष्ट्रीय आय उत्पादन के 5 साधनों के सामूहिक प्रयत्न से होता है। तो उसमें श्रम को जो हिस्सा प्राप्त होता है राष्ट्रीय आय में, उसे ही मजदूरी कहा गया है। और यह श्रम चाहे शारीरिक हो या चाहे मानसिक हो। मानसिक श्रम भी होता है, शारीरिक श्रम भी होता है, ये आप जानते हैं। मानसिक श्रम में हम सब जैसे शिक्षक हैं, वकील है, डॉक्टर है, इनकी सेवाएं आती हैं। तो मानसिक श्रम के द्वारा भी जो अर्जित किया जाता है या उसका पुरस्कार है, वह भी मजदूरी के अंतर्गत ही आता है। और श्रम का भुगतान 2 प्रकार से हो सकता है, मुद्रा के रूप में भी हो सकता है या फिर वस्तु के रूप में भी किया जा सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि श्रम के प्रयोग के लिए जो कीमत दी जाती है उसे हम मजदूरी कहते हैं। अब मजदूरी का अर्थ जानने के बाद आइए हम देखेंगे कि मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत के अनुसार मजदूरी की दर कैसे तय होती है। किसी उद्योग में मजदूरी की दर श्रम की मांग और श्रम की पूर्तियों की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। अर्थात एक उद्योग में मजदूरी उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां पर श्रमिकों की कुल मांग और श्रमिकों की कुल पूर्ति रेखा दोनों एक दूसरे को काटती हैं। और जहां पर श्रमिकों की कुल मांग रेखा और कुल पूर्ति रेखा दोनों एक दूसरे को काटेंगे, उसी बिंदु पर उद्योग संतुलन अवस्था में होगा और वहीं पर मजदूरी की दर निर्धारित होगी। तो इस तरह से मजदूरी के आधुनिक सिद्धांत में मजदूरी कैसे तय होती है, इसको जानने के लिए हमें श्रम की मांग रेखा और श्रम की पूर्ति रेखा, इन दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। तो आइए हम देखें कि श्रम की मांग रेखा से क्या तात्पर्य है और श्रम की पूर्ति रेखा से क्या तात्पर्य है। तो श्रमिकों की मांग का पहले अर्थ हम देखेंगे। तो श्रमिकों की मांग रेखा निकालने के लिए श्रमिकों की मांग से क्या तात्पर्य है हम यहाँ पहले देखेंगे। श्रमिकों की मांग व्युत्पन्न होती है। व्युत्पन्न मतलब डेरिव्ड होती है, यह प्रत्यक्ष नहीं होती है, अप्रत्यक्ष होती है। श्रमिकों की मांग जो है उत्पादित वस्तु पर निर्भर करती है जिसके निर्माण में या उत्पादन में श्रम की मांग की जाती है। जैसे कि मान लीजिए हम जूता का उत्पादन करते हैं, तो जब जूते का उत्पादन करते हैं तो जूते की मांग में वृद्धि होगी, तभी जूते के उत्पादन में लगने वाले श्रम की मांग में वृद्धि होगी। तो यहाँ श्रमिकों की मांग तभी बढ़ती है जब उसके द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग बढ़ती है। इसीलिए कहा गया कि श्रमिकों की मांग व्युत्पन्न होती है, अप्रत्यक्ष होती है, जो उत्पादित वस्तु की मांग पर डिपेंड करती है। और श्रमिकों की मांग को निर्धारित करने वाला तत्व क्या है, यानी श्रमिकों की मांग को निर्धारित करने वाला तत्व है श्रम की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अर्थात श्रम की जितनी उत्पादकता होगी उसी के अनुरूप श्रमिकों की मांग की जाएगी। तो श्रमिकों की सीमांत आगम उत्पादकता जो है श्रमिकों की मांग को निर्धारित करती है। इसका फार्मूला है, यहां पर देख सकते हैं, MRPL = MPL × P। मतलब श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता को उत्पादित वस्तु की कीमत से गुणा कर दें तो हमें श्रम की सीमांत आगम उत्पादकता प्राप्त हो जाती है। और हम जानते हैं कि उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति के नियम के कारण श्रम की जो सीमांत आगम उत्पादकता है वह रेखा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ वक्र होता है। जैसे ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो जो MRP वक्र है यह इस तरफ बाएं से दाएं ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ वक्र होगा, इस तरह के आकार का होगा। अब एक उद्यमी
श्रमिकों की मांग कहां तक करेगा। इसको जानने के लिए वह श्रमिकों को जो मजदूरी दर देता है उसकी तुलना श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता से करता है। और एक उद्यमी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए श्रमिकों की मांग वहीं तक करता है जहां तक कि श्रमिक के द्वारा की गई सीमांत आगम उत्पादकता और उसको दी जाने वाली मजदूरी की दर यानी W हमारे इस समीकरण में दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। उसी बिंदु तक श्रमिकों की मांग की जाती है, अर्थात मजदूरी की दर और सीमांत आगम उत्पादकता दोनों को वह बराबर करना चाहता है। एक फर्म के लिए श्रम की मांग रेखा का विश्लेषण हम यहाँ पर रेखा चित्र के माध्यम से किए हैं कि श्रम की मांग रेखा कैसे होती है। इसको यहाँ पर इस रेखा चित्र के माध्यम से समझाए हैं, आप देख सकते हैं। इसके लिए हमने OX अक्ष में श्रमिकों की मांग को प्रदर्शित किया है और इस OY अक्ष में हमने सीमांत उत्पादकता एवं मजदूरी की दर को प्रदर्शित किया है। और ये रेखा है MRPL रेखा, यह श्रम की सीमांत आगम उत्पादकता रेखा है, सीमांत आगम उत्पादकता रेखा है। यह बाएं से दाएं ऊपर से नीचे की ओर आ रही है यह रेखा। इसका मतलब यह हुआ कि उत्पत्ति ह्रास नियम के कारण एक निश्चित बिंदु के बाद सीमांत आगम उत्पादकता कम होने लगती है। अब एक फर्म श्रमिकों की कितनी मांग करेगा यह मजदूरी की दर पर डिपेंड करता है। यदि मजदूरी की दर अधिक होती है तो लेबर की डिमांड कम होती है और यदि मजदूरी की दर कम होती है तो डिमांड ऑफ लेबर ज्यादा होती है। इसको इसी बात को इस रेखा चित्र में प्रदर्शित किया गया है। आप देख सकते हैं कि जब प्रारंभ में मजदूरी की दर OW1 है, अधिक है, तो यहां पर श्रमिकों की मांग है ON1, एक अक्ष में यह प्रदर्शित हो रहा है। अब मजदूरी की दर OW1 से घटकर OWT हो जाती है, OW2 हो जाती है, तो श्रमिकों की मांग ON1 से बढ़कर ON2 हो जाती है। मतलब श्रमिकों की मांग में यहां पर N1 के बराबर वृद्धि हो गई। अब मान लीजिए मजदूरी की दर में फिर कमी हो जाती है, मजदूरी की दर OW2 से घटकर OW3 हो जाती है, तो मांग पुनः बढ़ जाती है श्रमिकों की और मांग ON2 से बढ़कर ON3 हो जाती है। मतलब मांग में N2 N3 के बराबर पुनः वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह से निष्कर्ष रूप में हम यह देखते हैं कि यदि श्रमिकों की मजदूरी दर कम है तो मांग ज्यादा होगी और श्रमिकों की मजदूरी दर कम है तो श्रमिकों की मजदूरी दर ज्यादा है तो श्रमिकों की मांग कम होगी। और श्रम की मांग रेखा सीमांत आगम उत्पादकता पर निर्भर होने के कारण बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई होती है, जैसा हमने इस रेखा चित्र में दिखाया है। अब मजदूरी दर कम होने पर श्रम की मांग में वृद्धि भी हमने पिछले डायग्राम में देखा। तो इसका कारण हम जानना चाहेंगे कि श्रम की मांग में मजदूरी दर कम होने पर वृद्धि क्यों होती है। तो इसका पहला कारण होता है प्रतिस्थापन प्रभाव या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसका मतलब यह हुआ, प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब यह हुआ कि जब श्रम सस्ती हो जाती है, उसकी मजदूरी दर कम हो जाती है, तो उत्पादक महंगे साधन के बदले में सस्ते साधन श्रम का प्रयोग करने लगता है। इस कारण श्रम का प्रयोग बढ़ जाता है, यानी श्रम की मांग में वृद्धि हो जाती है। इसी कारण श्रम की मांग कम मजदूरी दर में बढ़ जाती है। इसको हम प्रतिस्थापन प्रभाव कहते हैं। दूसरा है उत्पादन प्रभाव। उत्पादन प्रभाव या आउटपुट इफेक्ट। आउटपुट इफेक्ट का मतलब यह है कि जब मजदूरी की दर में कमी आती है तो इससे उत्पादक के मजदूरी बिल में कम आ जाती है, टोटल मजदूरी बिल कम देना पड़ता है, जिससे उसके उत्पादन की लागत कम हो जाती है। और उत्पादन की लागत कम हो जाती है तो इससे कीमत भी कम हो जाती है। कीमत कम होने से लाभ में वृद्धि होती है और लाभ में वृद्धि होने से वह और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित होता है। और इसलिए जब और ज्यादा उत्पादन बढ़ाता है, इसलिए उत्पादन बढ़ाने के लिए वह श्रमिकों की मांग को बढ़ा देता है। तो इस तरह से मजदूरी की दर कम होने पर वह श्रमिकों की मांग को बढ़ा देता है, क्योंकि उसको उत्पादन को बढ़ाना है। इसीलिए इसको हमने उत्पादन प्रभाव कहा, यानी उत्पादन प्रभाव के कारण भी श्रमिकों की मांग बढ़ जाती है। और तीसरा है तकनीक।
कि हम कौन सी तकनीक का उत्पादन कार्य में प्रयोग करते हैं। आप लोगों को मालूम है कि तकनीक या टेक्नोलॉजी जो है दो प्रकार की होती है। एक होती है श्रम गहन या लेबर इंटेंसिव, और दूसरी होती है पूंजी गहन या कैपिटल इंटेंसिव। तो जब उत्पादन कार्य में श्रम गहन तकनीक या लेबर इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग होता है तो वहां पर श्रमिकों की ज्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए श्रम गहन तकनीक में लेबर की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। इसी तरह से पूंजी गहन तकनीक में जो लेबर की डिमांड है वो कम हो जाती है, क्योंकि पूंजी गहन तकनीक में पूंजी का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, श्रम का प्रयोग कम होता है, इसलिए श्रम की मांग कम हो जाती है। और श्रम की सीमांत आगम उत्पादकता, यद्यपि हमने यहाँ पर श्रमिकों की मांग में वृद्धि के 3 और कारण देखे, प्रतिस्थापन प्रभाव, उत्पादन प्रभाव और तकनीक, इन बातों का हमने अध्ययन किया, परंतु श्रम की सीमांत आगम उत्पादकता ही श्रमिकों की मांग को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है। अर्थात श्रमिक की उत्पादकता से ही उसकी मांग तय होती है। और हमने रेखा चित्र के माध्यम से पहले अध्ययन भी कर लिया कि श्रम की सीमांत आगम उत्पादकता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, अर्थात बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ वक्र होता है, इस तरह से होता है। ये हमने देखा AMRPL वक्र, ये निष्कर्ष के रूप में हमने जाना कि ये श्रम की सीमांत आगम उत्पादकता वक्र कैसे होती है। अब आइए हम उद्योग के लिए श्रम की मांग रेखा कैसे होती है इसके बारे में हम जानेंगे। चूंकि उद्योग फर्मों का समूह होता है, इसलिए उद्योग में कार्यरत सभी फर्मों के मांग की मात्रा को, श्रम की मांग मात्रा को जोड़कर हम उद्योग के लिए मांग मात्रा या मांग वक्र का पता लगा सकते हैं। तो चूंकि एक फर्म का मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ वक्र होता है, तो इसीलिए उद्योग का जो मांग वक्र है वह भी बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ वक्र होगा, क्योंकि वह सभी फर्मों के श्रम की मांग वक्र का जोड़ होता है। और इसलिए यहां भी श्रम की मांग और मजदूरी दर में विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात जब मजदूरी की दर बढ़ जाती है तो श्रम की मांग कम हो जाती है, और मजदूरी की दर कम हो जाती है तो जो श्रम की मांग है वह बढ़ जाती है। इसी बात को हमने इस रेखा चित्र में प्रदर्शित किया है। यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर 2 फर्म पहले लिया गए, एक फर्म ए है, उससे संबंधित डायग्राम है ये फर्म बी है, ये उससे संबंधित डायग्राम है, और इस सी सेक्शन में हमने उद्योग में मजदूर के या श्रम के मांग वक्र को प्रदर्शित किया है। तो यहां पर फर्म ए की जो श्रम की मांग रेखा है उसकी सीमांत आगम उत्पादकता पर निर्धारित है, जो यहां पर प्रदर्शित है। एक अक्ष में हमने श्रम की मांग को लिया है, श्रम की मांग, और वाई अक्ष में मजदूरी की दर को प्रदर्शित किया है। तो यहां आप देख सकते हैं कि जब मजदूरी की दर OW1 है तो श्रम की मांग है ON1। जब मजदूरी की दर कम होकर OW1 से कम होकर OW2 हो जाती है तो श्रम की मांग बढ़ जाती है, यह ON1 से बढ़कर ON2 हो जाती है। इसी बात को फर्म बी के लिए भी प्रदर्शित किया गया है। जब फर्म की मजदूरी दर OW1 है तो श्रम की मांग मात्रा है OM1, और जब मजदूरी दर OW1 से घटकर OW2 हो जाती है तो श्रम की मांग मात्रा बढ़कर OM1 से OM2 हो जाती है, यानी मांग मात्रा में M1 M2 की वृद्धि हो जाती है। इस सी सेक्शन में फर्म ए और फर्म बी दोनों के योग को दिखाया गया है, और वह उद्योग का मांग वक्र होता है। तो हम फर्म ए की मांग मात्रा, श्रम की मांग मात्रा ON1 और फर्म बी की श्रम की मांग मात्रा OM1 दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहां पर हमको OQ1 OW1 मजदूरी पर श्रम की मांग मात्रा का उद्योग के लिए पता चलता है। यानी ए फर्म और बी फर्म दोनों के द्वारा जो कुल श्रम की मांग की जाती है उसी को हम इंडस्ट्री के लिए श्रम की मांग कह सकते हैं।
और यह डायग्राम में है ON1 प्लस OM2। ये फर्म ए की मांग मात्रा है और ये फर्म बी की मांग मात्रा है। दोनों का मिलाकर उद्योग के लिए श्रम की मांग मात्रा का पता चलता है, यह OQ1 है। इसी तरह से जब मजदूरी की दर कम हो जाती है, OW1 से घटकर मजदूरी की दर OW2 हो जाती है, तो श्रम की मांग मात्रा है ON2 फर्म ए के लिए और फर्म बी के लिए है OM2। इस तरह उद्योग के लिए फर्म श्रम की मांग मात्रा हो गई OQ2। इस तरह से उद्योग में भी मजदूरी की दर घटने पर श्रमिक की जो डिमांड है ना, वह बढ़ जाती है। तो ये श्रम की मांग रेखा हमने उद्योग के लिए प्राप्त कर लिया, जो मजदूरी की दर पर डिपेंड होती है और उसकी सीमांत आगम उत्पादकता पर डिपेंड होती है। तो इस तरह से मजदूरी निर्धारण के लिए जिन दो बातों की आवश्यकता होती है, श्रम की मांग रेखा, उसको हमने जान लिया, और दूसरी चीज जो श्रम की पूर्ति रेखा, सप्लाई ऑफ लेबर, उसको हम यहां पर जानेंगे। श्रम की पूर्ति रेखा से तात्पर्य है विभिन्न मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार श्रमिकों की संख्या, और प्रायः मजदूरी की दर और श्रम की पूर्ति में सीधा संबंध होता है। मतलब यह हुआ कि जब मजदूरी की दर बढ़ जाती है तो श्रमिकों की पूर्ति भी बढ़ जाती है, और यदि मजदूरी की दर कम हो जाती है तो श्रमिकों की पूर्ति भी कम हो जाती है। तो यहाँ हम मजदूरी की दर और श्रम की पूर्ति के बीच सीधा संबंध देखते हैं। इसीलिए यदि इसका हम रेखा चित्र बनाएं तो जो श्रम की पूर्ति रेखा है वह कीमत, श्रम की कीमत यानी मजदूरी और उसकी पूर्ति दोनों के बीच सीधा संबंध होने के कारण श्रम की पूर्ति रेखा नीचे से ऊपर की ओर चढ़ती हुई रेखा होती है। इस तरह से ये जैसे एक्स अक्ष वाई अक्ष बनाए तो ये श्रम की पूर्ति रेखा यूं चढ़ती हुई होगी, नीचे से ऊपर की ओर, बाएं से दाएं की ओर, ऊपर की ओर चढ़ती हुई रेखा के रूप में ये श्रम की पूर्ति रेखा होती है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि श्रम की पूर्ति रेखा पर मजदूरी दर वृद्धि का आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। इसका मतलब यह हुआ कि मजदूरी की दर जब एक निश्चित मात्रा से बढ़ जाती है तो आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि अब जब एक निश्चित स्तर से मजदूरी दर ऊंचा हो जाता है तो ऐसी स्थिति में श्रमिक काम करना नहीं चाहता बल्कि वह आराम करना चाहता है, और इसलिए वह अपनी पूर्ति को घटा देता है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऊंची मजदूरी दर पर आय प्रभाव ऋणात्मक होने के कारण श्रम की पूर्ति कम हो जाती है, और इसीलिए जो श्रम की पूर्ति रेखा है वो इस तरह पीछे की ओर मुड़ती हुई हो जाती है, बाएं ओर पीछे की ओर मुड़ती हुई हो जाती है। ये यहाँ पर ए बिंदु मान लो हम यहाँ ले तो यहाँ से यह पीछे की ओर मुड़ जाती, मतलब जब मजदूरी की दर एक पर्याप्त उच्च स्तर पर पहुंच जाती है और उसके बाद भी यदि मजदूरी की दर में वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में आय अधिक बढ़ जाने के कारण अब व्यक्ति काम करना नहीं चाहता, वह आराम करना चाहता है, और इसीलिए जो श्रम की पूर्ति रेखा पीछे बाईं ओर मुड़ जाती है। श्रम की पूर्ति रेखा को हमने इस रेखा चित्र के माध्यम से समझाया है। इसके लिए ओ एक्स अक्ष में हमने श्रम की पूर्ति को श्रम घंटे में प्रदर्शित किया है, और ओ वाई अक्ष में हमने मजदूरी की दर को प्रदर्शित किया है। ये श्रम की पूर्ति रेखा एस एल है, जो प्रारंभ में ऊपर की ओर चढ़ती हुई रेखा है, और उसके बाद बी बिंदु के बाद यह पीछे की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ मजदूरी की दर और श्रम की पूर्ति में क्या संबंध है उसको इस रेखा चित्र के माध्यम से बताया गया है। तो इस रेखा चित्र में हम देखते हैं कि प्रारंभ में जब मजदूरी की दर OW1 है तो श्रम की पूर्ति रेखा है ON1। एक्स अक्ष में आप देख सकते हैं। जब मजदूरी की दर बढ़ जाती है, OW2 हो जाती है, तो श्रम की पूर्ति रेखा बढ़कर ON2 हो जाती है। इसी तरह से जब मजदूरी की दर बढ़कर OW3 हो जाती है तो श्रम की पूर्ति रेखा बढ़कर भी ON3 हो जाती है। अब इसके बाद भी यदि मान लीजिए मजदूरी की दर में वृद्धि होती है, जैसे कि आप इस रेखा चित्र में देख सकते हैं, OW4 बढ़कर वह हो जाती है मजदूरी की दर बढ़कर,
तो मजदूरी की दर अब चूंकि बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसलिए आय प्रभाव ऋणात्मक हो जाने के कारण यहाँ पर श्रमिक अब काम करना पसंद नहीं करता है, आराम अधिक पसंद करता है, और इसी कारण OW4 मजदूरी दर पर श्रम की पूर्ति घट गई है और यह घटकर OR हो गई है, घट गई है। आप क्लियर देख सकते हैं। पहले OW3 पर श्रम की पूर्ति थी ON3 और OW4 मजदूरी दर पर यह घटकर OR रह गई है, मतलब इसमें कमी आ गई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रारंभ में जब शुरू में मजदूरी की दर में वृद्धि होती है तो श्रमिक अधिक काम करने के लिए प्रेरित होता है और इसलिए मजदूरी की दर बढ़ने पर श्रमिकों की पूर्ति भी बढ़ती है। ये हमारे इस रेखा चित्र में B बिंदु तक बढ़ रही है, और उसके बाद भी यदि मान लीजिए बढ़ जाती है तो यह कम हो जाती है। अब मजदूरी के निर्धारण को हम देखेंगे। अब हमने श्रम की मजदूरी दर निर्धारण के लिए जिन दो बातों की आवश्यकता होती है, श्रम की मांग रेखा की बनावट के बारे में जान लिया, श्रम की पूर्ति रेखा के बारे में जान लिया। अब मजदूरी की दर का निर्धारण कैसे होता है ये हम समझेंगे। इसके लिए यहाँ पर हमने एक सारणी ली है और इस सारणी में पहले कॉलम में मजदूरी की दर को दिखाया गया है, दूसरे कॉलम में श्रमिकों की मांग को दिखाया गया है, तीसरे कॉलम में श्रमिकों की पूर्ति को दिखाया गया है और चौथे कॉलम मैंने रिमार्क का बनाया है। मजदूरी वाले कॉलम में आप देख सकते हैं कि जब मजदूरी की दर 600 रुपया है तो श्रमिकों की मांग है 100 और श्रमिकों की पूर्ति 500 है। तो यहां पर श्रमिकों की मांग कम है और पूर्ति ज्यादा है क्योंकि मजदूरी दर ज्यादा है। इसी तरह से अब जब मजदूरी दर कम हो जाती है, 600 से घटकर 500 हो जाती है, श्रमिकों की मांग बढ़कर 200 और श्रमिकों की पूर्ति 400 हो जाती है। और मजदूरी दर 400 हो जाने पर श्रमिकों की मांग है 300 और श्रमिकों की पूर्ति है 300। इसी तरह से श्रमिकों की मजदूरी जो है 200 रुपये हो जाती है तो मांग बढ़कर हो जाती है 500 और श्रमिकों की पूर्ति हो जाती है 100। तो यहाँ पर हम देखते हैं श्रमिकों की मांग और पूर्ति में समानता कहां पर है, 400 रुपये मजदूरी की दर पर है। तो इसलिए मजदूरी की दर 400 रुपये निर्धारित होगी क्योंकि यहाँ श्रमिकों की मांग और श्रमिकों की पूर्ति दोनों आपस में 300 बराबर है। अब मजदूरी का दर निर्धारित होता है मांग और पूर्ति के आधार पर, उसी को इस रेखा चित्र में प्रदर्शित करके हम देखेंगे कि मजदूरी दर का निर्धारण श्रम की मांग रेखा और श्रम की पूर्ति रेखा के द्वारा कैसे तय होती है। इसके लिए हमने एक अक्ष में श्रम की इकाइयों को बताया है और वो वाई अक्ष में मजदूरी की दर को प्रदर्शित किया है। DL रेखा श्रम की मांग रेखा है और SL रेखा श्रम की पूर्ति रेखा है। ये दोनों रेखा एक दूसरे को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसीलिए E हमारा साम्य का बिंदु है और हमारे चित्र के अनुसार OW मजदूरी की दर निर्धारित होगी। मजदूरी कितनी तय होगी, OW, और इस OW मजदूरी पर श्रम की कितनी मात्रा मांगी जाएगी, ON मात्रा में श्रम की मात्रा मांगी जाएगी। ये एक आदर्श स्थिति है, मजदूरी दर का निर्धारण होता है। अब मान लीजिए मजदूरी की दर OW से घटकर OW1 हो जाती तो यहां हम क्या देखते हैं कि मजदूर की तो मांग, श्रम की मांग है W1C, परंतु पूर्ति है ज्यादा W1D। तो इस तरह से हम देखते नहीं, मजदूरी घट गई, OW1 हो गई, तो हम देखते हैं श्रम की पूर्ति कम है, W1C पूर्ति है और मांग है W1D मांग। तो आप देख रहे हैं कि पूर्ति कम है और मांग ज्यादा है, तो यहां पर श्रमिकों की न्यूनता CD के बराबर श्रमिकों की न्यूनता है, ये बताएंगे। अब मान लीजिए मजदूरी की दर बढ़ जाती है, OW2 हो जाती है, तो यहां पर हम देखते हैं कि श्रम की मांग है W2A, इतने के बराबर मांग है, परंतु पूर्ति है W2B के बराबर, यानी AB के बराबर श्रम की अतिरिक्त पूर्ति है। तो इस अतिरिक्त पूर्ति के कारण श्रम की मजदूरी कम होगी और कम होकर ये गिरेगी और गिर कर यह वापस कहां तय हो जाएगी, E बिंदु पर तय हो जाएगी। तो इसीलिए E हमारा साम्य का बिंदु होगा। इसी तरह से जब मजदूरी की दर OW है और यहाँ पर श्रम की पूर्ति जो है कम है और श्रम की मांग ज्यादा है, ऐसी स्थिति में मजदूरी की दर चढ़ेगी और वापस जाकर E बिंदु पर साम्य स्थापित हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं श्रम की मांग रेखा और श्रम की पूर्ति रेखा
दोनों का जहां पर संतुलन होता है उसी संतुलन बिंदु पर मजदूरी की दर तय होती है। तो हमारे डायग्राम में OW संतुलित मजदूरी की मात्रा का निर्धारण होता है। यही मजदूरी निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत है। धन्यवाद।